अब कृत्रिम चुंबक के दो प्रकार हैं। ए, स्थायी चुंबक। कृत्रिम चुंबक के दो प्रकार में, पहला स्थायी चुंबक, स्टील है, स्टील को आप इस्पात कह दो, है ना। इसके अलावा एलनिको है। अब आप कहेंगे ये एलनिको क्या बला है, तो एलनिको को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट का मिश्रण। ऐसे कुछ पदार्थ हैं, जैसे मैंने लिखे इस्पात है, स्टील है ना, इसके अलावा एलनिको आदि। इन पदार्थों को जब हम धारावाही परिनालिका या किसी में भी रखकर चुंबकित करते हैं, तो इन पदार्थों में जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे सरलता से नष्ट करना संभव नहीं है। यानी वो चुंबकत्व इनके अंदर स्टेबल हो जाता है। जैसे मान लो एक लोहे को आपने चुंबक में रूपांतरित किया, अब आप चाहो कि इस लोहे को वापस सामान्य लोहा बना दें, वो बड़ा मुश्किल काम है। होगा तो सब, होता तो सब है, लेकिन आसानी से नहीं होगा। तो सब इस्पात, एलनिको आदि पदार्थों को जब हम चुंबकित कर देते हैं, तो इन पदार्थों में चुंबकत्व का लंबे समय तक ठहराव हो जाता है, अर्थात इनके चुंबकत्व को सरलता से नष्ट करना संभव नहीं होता है। इस प्रकार के चुंबक स्थायी चुंबक कहलाते हैं। अगर आप देखें तो स्थायी चुंबक भी कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। स्थायी चुंबक का आप कहां उपयोग कर सकते हो, तो स्थायी चुंबक का आप उपयोग जैसे स्पीकर के पीछे किया जाता है। स्थायी चुंबक का उपयोग आप गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी में कर सकते हो। गैल्वेनोमीटर है ना, चलो बोल ही दिया मैंने, समझ जाएंगे। गैल्वेनोमीटर है ना, जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं, उनमें छोटी छोटी मोटर लगी होती है, छोटी मोटर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्थायी चुंबक का इस्तेमाल करना, उपयोग करना सीमित है। कोई ऐसा नहीं है कि स्थायी चुंबक आप धड़ल्ले से कहीं भी काम ले सकते हो, नहीं नहीं नहीं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो स्थायी चुंबक भी काम का तो है, पर बहुत ज्यादा काम का नहीं है। इसके प्रचलित आकार हैं, है ना, फेमस शेप, प्रचलित आकार जो आपने देखे है ना, कौन कौन से सब, वो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, है ना। प्रचलित आकार, प्रचलित आकार में एक तो वही है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, एक तो है दंड चुंबक। हमारा शुरू का मैंने आपको बताया 30% जो फोकस है वो दंड चुंबक पर ही है साहब, है ना। इनिशियल हम दंड चुंबक से चल रहे हैं, ठीक है ना। अभी भी जो बोल रहे हैं उसी के हिसाब से चला रखा है हमने। दूसरा इसका पॉपुलर आकार है चुंबकीय सुई, है ना। चुंबकीय सुई भी पॉपुलर है, सब बहुत जगह यूज होती है, स्वतंत्रता पूर्व घूम सकती है, इसमें भी नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। एक इसका बहुत पॉपुलर आकार जो अपन यूज कर चुके गैल्वेनोमीटर में, अवतलाकार चुंबक। ये सब स्थायी चुंबक थे, इनका हम यूज कर चुके हैं। ये जैसे मैंने आपको गैल्वेनोमीटर में दिखाया था, है ना, तो गैल्वेनोमीटर में जिसका यूज किया था ये इस तरह का एन और एस, ये अवतलाकार चुंबक था, है ना। कई जगह इसको गुड़नाल भी कहते हैं, लेकिन आप तो अवतलाकारी को, वही बेटर है। तो स्थायी चुंबक के उपयोग ज्यादा नहीं है, स्पीकर में, गैल्वेनोमीटर में, छोटी मोटर में।
इसके प्रचलित आकार में यह आकार है जिसमें हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दंड चुंबक, है ना, जो हमारे सबसे काम की चीज यहां पे यही लग रही है। अब आ जाओ साहब नेक्स्ट, बी। बी है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंखा, कूलर, क्रेन, मिक्सी सभी में इसी का यूज करते हैं। नाम से स्पष्ट है। ऐसे चुंबक को अस्थायी चुंबक कहेंगे जो तब तक ही या जिसमें तब तक ही चुंबकत्व प्रेक्षित होता हो जब तक कि चुंबकीय प्रभाव आरोपित किए जाएं, या यूं कह दें ऐसे चुंबक जो तब तक ही चुंबकित रहते हैं जब तक कि चुंबककारी बल कार्यरत हों। इस प्रकार के चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं, क्योंकि जैसे आप चुंबककारी बल हटा लोगे ये पदार्थ विचुंबकित हो जाते हैं, यानी इनमें चुंबक नहीं रहता है। नर्म लोहा इसका शानदार उदाहरण है। नर्म लोहा चुंबकित होता है, आप परिनालिका में रखो उसे, परिनालिका में रखोगे तो चुंबकित हो जाएगा। जैसे यहां बताया था मैंने आपको, धारा जब तक परिनालिका में प्रवाहित है ये नर्म लोहा रखा है तो ये चुंबकित हो जाएगा, लेकिन जैसे ही धारा का प्रवाह बंद करोगे ये विचुंबकित हो जाएगा। तो नर्म लोहे में ये प्रॉपर्टी है। ऐसे ही परिनालिका है। अब परिनालिका और टोरॉइड दोनों के चुंबकत्व को अपन ने एक ही फॉर्मूले से लिखा है। अब देखो, यदि धारा I बराबर 0 तो B बराबर 0। ये लो, इसको कहेंगे विचुंबकन, यानी अब ये चुंबकित नहीं रही। तथा I इज नॉट इक्वल टू 0, धारा आपने प्रवाहित कर दी तो फिर B पैदा हो जाएगा, यानी B इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया? चुंबकित हो गया। इन्हें कहते हैं अस्थायी चुंबक, जो तब तक ही चुंबकित रहते हों जब तक कि चुंबककारी प्रभाव कार्यरत हों। जैसे चुंबककारी प्रभाव आप हटा लोगे इनका चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है। इन्हें हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ी मोटरों में इनका इस्तेमाल करते हैं। सिंपल जो अपने मैंने बता दिए छोटी मोटरें, ये छोटी मोटरें क्या मतलब पंखा वगैरह, पंखा, कूलर, आपके पानी भरने का पंप, लिफ्ट वगैरह वगैरह वगैरह, उनमें सब जगह इसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब आ जाओ सब कृत्रिम चुंबक में हमें पहले स्थायी चुंबक का ये दंड चुंबक ये पढ़ना। ये चीजें आएंगी साहब, नर्म लोहा स्थायी चुंबक क्यों है, ये एंड में आएंगी, है ना। अभी तो सबको थ्योरेटिकली समझाना। अब आ जाइए दंड चुंबक के गुण, है ना साहब। अगला टॉपिक दंड चुंबक के गुण, है ना। मैं आपको ये बता दूं सब, थ्योरी है, टॉपिक लिखूंगा, समझाऊंगा। टॉपिक लिख नहीं पाऊंगा, मतलब टॉपिक का विस्तार नहीं लिख पाऊंगा। आप मेरे को ध्यान से बस सुनते जाना, हर डेप्थ बताऊंगा जितनी आप चाहोगे, है ना। दूसरी बात है कि ये जो लेक्चर होंगे इस चैप्टर के, ये पूर्ण टॉपिक होने पर ही खत्म होते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लो दंड चुंबक के गुण चालू कर दिए, अब हो सकता है आज 5 ही गुण पढ़ पाए। मान लो 10 गुण है सपोज, तो 10 गुण नहीं हो पाएंगे, 5 गुण पे इसको स्टॉप करना पड़ेगा।
तो अन्य चैप्टर में तो हम ऐसा ही करते थे कि एक टॉपिक को एक लेवल पे लाकर और फिर एंड करें। इस चैप्टर में थोड़ा सा आप ध्यान रखना, थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी अच्छे से समझाई जाएगी। आपको जो भी शुरू में तुल्यता बताई थी ना आपको, ये स्टार्टिंग में, ये सारी तुल्यता को वापस मैनेज किया जाएगा, है ना। ये देखो आपको बताता हूं मैं, ये सुना दिया आपको, ये कंपैरिजन जो बताया था ना आपको, ये इधर मेरे को ये एक ही खराब लग रहा है बस, और तो सब फर्स्ट क्लास। ये सारा कंपैरिजन समझाया जाएगा। वो तो ये है कि शुरुआत में जैसे झिझक मिट जाए और बच्चा समझने लगे कि मेरे को बेसिकली क्या पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा एक दौर चला देता है स्टार्टिंग में, है ना। अब चलो साहब, दंड चुंबक के गुण में मैं समझाते जाऊंगा। मैंने आपको कह दिया जहां 1 घंटा हो जाएगा आप भी थ्योरी को नहीं झेल पाओगे, बस मेरी बातों को सुने। मैं 2-2 बार बोलूंगा, लिखित में मेटेरियल नहीं मिलेगा, ये ऑडियो में मिलेगा आपको, है ना, क्लियर। और उसमें सुनाने में कोई कसर नहीं रखी जाए। उसमें यूं नहीं कि कोई को चुगल देता है। कई बार क्या होता है, टीचर को कोई बात पता नहीं होती, तो चुगलने की कोशिश करता है, उसको फास्ट बोल जाता है। ऐसा नहीं किया जाएगा, बिल्कुल डिटेल में समझाया जाए, है ना। अब सब बारी बारी से गुण समझाता हूं मैं। सबसे पहले आकर्षण प्रवृत्ति, बोलूंगा डिटेल में साहब, है ना, हर चीज डिटेल में बोली जाएगी। आकर्षण प्रवृत्ति, दंड चुंबक की उपस्थिति से या दंड चुंबक के प्रभाव में निकल, कोबाल्ट, फेरिक आदि के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो लघु चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। यानी दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से निकल भी प्रभावित होता है, फेरिक भी प्रभावित होता है, कोबाल्ट भी प्रभावित होता है। इसीलिए अपन ने कहा कि निकल, कोबाल्ट, फेरिक आदि के सूक्ष्म कण लघु चुंबक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। जब इस दंड चुंबक को लोहे के बुरादे में डालकर निकालते हैं तो दंड चुंबक के सिरों पर एकत्रित बुरादे की मात्रा उसके मध्य भाग की तुलना में अधिक होती है। अभी हिंट भी साथ के साथ दे रहे हैं, तो सब एकत्रित लोहे का बुरादे की मात्रा किनारों पर अधिक है और मध्य भाग में कम होती है। इसका मतलब किनारों पर प्रबल आकर्षण के केंद्र हैं जिन्हें चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। तो देखो क्या होता है, पढ़ाने का एक स्टाइल है, फालतू बैठे तो है नहीं अपन, आप फालतू नहीं हो, मैं भी फालतू नहीं हूं। एक चीज सुनाएंगे उससे एक चीज बता देंगे। तो जैसे अपन ने कहा कि दंड चुंबक को लोहे के बुरादे में से डालकर निकाला जाए तो किनारों पर एकत्रित बुरादे की मात्रा मध्य भाग की तुलना में अधिक होती है। इसका मतलब किनारों पे कोई ऐसी चीज है जो मध्य में नहीं है। तो किनारों पर चुंबकत्व के केंद्रों को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये चीज साथ में आती है। अगली बात, हर चीज से कोई ज्ञान मिलता जाएगा। दिशा निर्देशन है ना। दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित हो जाता है। जमीन पे रखोगे तो देखो जमीन पे तो फ्रिक्शन है, जमीन का घर्षण तो इसको घूमने नहीं देगा, लेकिन इसको एक डोरी से लटका दो। ये जैसे मान लो चुंबक है, इसको एक डोरी से लटका दो। अब लटकाकर आप इसको किसी भी दिशा में घुमाओ, जैसे आप घुमा के छोड़ दोगे ये उत्तर दक्षिण दिशा में आ जाएगा। भले आप किसी भी दिशा में घुमा के छोड़ो या इसको खूब सारे बल दे के छोड़ दो, थोड़ी देर घूमता रहेगा, अंत में जब स्थिर अवस्था में आएगा तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित हो जाता है। यानी इसका एक सिरा उत्तर में चला जाता है और एक सिरा
दक्षिण में चला जाता है। क्लियर? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में गया है उसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव एन बोला गया, और चुंबक का जो सिरा दक्षिण दिशा में जाता है उसे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एस बोला गया। यहां पे ये बताने की चेष्टा है या कोशिश है कि चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों का नाम एन और एस कैसे पड़ा। तो अब आप समझ गए होंगे कि साहब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो सिरा उत्तर दिशा में जाता है उससे चुंबक का उत्तरी ध्रुव एन कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण दिशा में जाता है उससे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एस कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है ना? अब मान लीजिए आपके पास कोई चुंबक में एन और एस लिख नहीं रहे, उस पर लिख नहीं रहे, तो आप उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो। वो उत्तर दक्षिण दिशा में सर है कि तो है, जो सिरा उसका उत्तर की ओर है आप समझ जाओ वो एन है। तो नहीं लिख रहे हैं तो आप ऐसे समझ जाओ। चलो सब अगली बात है ना, युग्म में उपस्थिति है ना, दंड चुंबक को या चुंबक को, ये बात अब जो दंड चुंबक पढ़ रहे हैं पर कई बातें तो सबके लिए सत्य हैं। चुंबक में चुंबकीय ध्रुव एन तथा एस को किसी भी प्रक्रिया द्वारा पृथक करना संभव नहीं है। एन तथा एस सदैव एक साथ ही रहते हैं। ये बात हालांकि पिछले चैप्टर में भी प्रूव कर दी गई थी, आई भी थी, है ना, यहां पे दोबारा आ गई। तो साहब एन तथा एस को किसी भी प्रक्रिया द्वारा पृथक करना संभव नहीं। दंड चुंबक में दोनों साथ रहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए ध्रुव प्रबलता है ना या प्राबल्यता। देखो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, हो सकता है आपको ध्यान नहीं रहा हो, है ना। ये देखो मैंने आपको जो स्टार्ट किया था वो यहीं से किया था, है ना। ये देखो यहीं से स्टार्ट, तो मैंने कहा था हर चीज पढ़ाई जाएगी आपको, है ना। ध्रुव प्रबलता चुंबक के किसी सिरे द्वारा, कोई सा भी हो, है ना, एन और एस ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं, चुंबक के किसी सिरे द्वारा चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता, पावर ऑफ अट्रैक्शन। तो चुंबक के किसी ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। इसका मात्रक विशेष रूप से याद रखना, इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है। ध्रुव प्रबलता काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यह विशेष रूप से याद है ना, जो इसके एंड सिरा है उनके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है ध्रुव प्रबलता। अगली बात है ना, शॉर्ट में तो जैसे मात्रक बोल दिया, है ना, मात्रक के बाद बोल दिया कि ध्रुव प्रबलता काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है ना। छोटी छोटी बातें अब लिखने तो बार बार क्या जाए। अगली बात, किसी दंड चुंबक के दोनों सिरों की ध्रुव प्रबलता सदैव समान होती है। यहां पे आप ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये एक दंड चुंबक है, यहां पे पोल है, यहां पे पोल है। अगर आपने इसकी ध्रुव प्रबलता m लिखी तो इसकी भी m ही लिखनी पड़ेगी। बाय द वे आप इसकी m1 बोलते हैं तो उसकी भी m1 ही बोलनी पड़ेगी। बाय द वे आप इनकी ध्रुव प्रबलता को m2 बोलते हैं तो उसको भी m2 ही बोलना पड़ेगा। तो सब एक चुंबक के
दोनों सिरों की ध्रुव प्रबलता सदैव समान होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक की ध्रुव प्रबलता m1 और दूसरे की m2। अगर आप दो ध्रुव प्रबलताओं देख रहे हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने कहीं ये लिख भी रखा है, तो मैं आपको वहां दिखाता हूं कि वहां लिखने का क्या अर्थ था। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख रखा, ये यहाँ पे लिख, तो ये दो चुंबकों के मध्य, अगर आप इसको रिकॉर्डिंग को क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ी तो आप देखना, मैंने दो चुंबक ही बोला था, m1 इंटू m2। तो m1 इंटू m2 इसका मतलब ये एक चुंबक नहीं है, ये दो चुंबक है ना। तो जो उस चीज को दोबारा बताने से आपको भी थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो सब किसी दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता सदैव समान होती है। क्लियर है ना। अब देखो कुछ विशेष बातें, दंड चुंबक को अगर हम काटे, है ना, काटने के आपके पास दो तरीके होंगे, जैसे लंबाई के लंबवत। अब यहां ध्यान से समझना थोड़ा सा ना, लंबाई के लंबवत, है ना। मैं चेंज कर लूं कलर, लंबाई के लंबवत आप काट रहे हैं। अब जैसे मान लो ये एक दंड चुंबक है, ये इसके ध्रुव हैं। अब लंबाई के लंबवत आप चाहें इसके 3 टुकड़े कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, लंबाई के लंबवत। अब इसके सब आपने 3 टुकड़े किए, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा, ठीक है। लंबाई के लंबवत जब आप काट रहे हो तो स्वाभाविक है आप काट क्षेत्रफल को प्रभावित नहीं कर रहे हो, क्योंकि ध्रुव प्रबलता तो किस पर डिपेंड करती है, काट क्षेत्रफल पर। तो लंबाई के लंबवत आप इसके 50 टुकड़े कर दें, 100 कर दें, पर क्योंकि आप लंबाई के लंबवत टुकड़ा कर रहे तो स्वाभाविक है इसका काट क्षेत्रफल प्रभावित नहीं हो रहा, क्योंकि अपन ने पहले ही कहा कि ध्रुव प्रबलता काट क्षेत्रफल। तो आप समझ जाओ कि लंबाई के लंबवत कितने टुकड़े कर लें, ध्रुव प्रबलता अपरिवर्तित रहेगी, है ना। लेकिन अब देखो लंबाई की दिशा में, या यूं कह दें चौड़ाई के लंबवत। अब तो मेरे को बिल्कुल क्लियर बोलना पड़ेगा, 2 टुकड़े, है ना। ये देखो साहब, ये ध्रुव प्रबलता m, ये ध्रुव प्रबलता m। पेन चेंज कर लूं मैंने। अब जैसे मान लो इसके समान 2 टुकड़े कर दिए, अब सब समान बोलना पड़ेगा। अगर समान 2 टुकड़े कर दिए तो देखो एक टुकड़ा तो ये रहा, है ना, ये दूसरा टुकड़ा ये रहा। अब क्योंकि समान 2 टुकड़े किए तो काट क्षेत्रफल आधा आधा हो गया, काट क्षेत्रफल आधा आधा हो गया। तो अब आप समझ जाना कि अब ध्रुव प्रबलता m/2 रह जाएगी, है ना। ये ध्यान रखना भी, लंबाई के लंबवत तो आप कितने टुकड़े कर दो और कर दो, लंबाई के लंबवत आप काटोगे तो ध्रुव प्रबलता अपरिवर्तित रहेगी। लेकिन लंबाई की दिशा में काटोगे, यानी चौड़ाई के लंबवत काटोगे, अगर आपने समान 4 टुकड़े किए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव प्रबलता m/4 रह जाएगी, क्योंकि ध्रुव प्रबलता काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अगर आपने समान 3 टुकड़े काटे लंबाई की दिशा में तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव प्रबलता m/3 रह जाएगी। अगर आपने समान 5 टुकड़े किए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव प्रबलता m/5 रह जाएगी। तो ये आप विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। अगली बात, है ना, बस अब 1-2 छोटी छोटी बातें वो आ चुकी इसलिए। चुंबकीय अक्ष व निरक्ष, ये आपको पढ़ाया जा चुका है, इससे ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी। ये देखो ध्रुवों को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ये मैंने आपको बिगिनिंग में बताया, शुरू में बता देता है ना। ये देखो हर चीज वो
बस इसमें आज के लेक्चर में बार बार थोड़ा एंजॉय कर रहा हूं मैं भी, दिखा दिखा के, है ना, कि मैं ये सब चीजें पे देखो अक्ष, है ना, क्लियर। तो ये चीजें मैंने आपको शुरू में ही इंट्रोड्यूस कर दी, वो आप रिपीटेशन हो रहा है आपका, ऐसे समझिए आप, है ना। और चुंबकीय अक्ष के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा, इसको हम चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। क्लियर सब, ये चुंबकीय अक्ष और निरक्ष होगी, है ना। इसमें चुंबक की प्रभावकारी लंबाई और लास्ट डाल देते हैं, है ना। फिर उसके बाद मैं इसी जगह यही जगह लूंगा, अगला पेज चेंज नहीं करूंगा सब, है ना भाई। इसमें आती है तो ठीक है, दिख जाएगी वैसे आपको। चुंबक की प्रभावी लंबाई या प्रभाव, एक मिनट, है ना, लास्ट ले लेते हैं आज बस, फिर उसके बाद नहीं, मैंने प्रभावकारी लंबाई, है ना, बस इसे 12 तो गुण में बता रहे, है ना। अब देखो यहाँ स्पेस है मेरे पास, स्पेस है तो चलो यहाँ देख लो, ये ऊपर दिख रहा है ना आपको। अब वैसे तो प्रभावकारी लंबाई कहते हैं चुंबकीय अक्ष की दिशा में ध्रुवों को मिलाने वाली या ध्रुवों के बीच की दूरी। देखो ध्यान से समझना, वैसे तो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं चुंबकीय अक्ष के अनुदिश ध्रुवों के मध्य दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। क्लियर। अब इसका मतलब ये हुआ, चुंबक की अगर ज्यामितीय लंबाई देखो आप, तो चुंबक तो यहां से स्टार्ट होता है और यहां, तो इसको क्या बोलते हैं, ज्यामितीय लंबाई। इसका मतलब ये समझ में आता है कि चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 12 उसकी ज्यामितीय लंबाई से थोड़ी सी कम है, क्योंकि ध्रुव ठीक चुंबक की सतह पर नहीं होते बल्कि थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं। ये चुंबकीय ध्रुव देख रहे हो ना, पीले पीले डॉट से दिखा है, तो ये सरफेस पर नहीं होते, थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं। इसलिए चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई 12 है वो ज्यामितीय लंबाई की 5/6 होती है ना। यहाँ चलो नहीं भी लिखो तो समझ ही रहे हो। तो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई ज्यामितीय लंबाई से थोड़ी सी कम, मतलब ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुना होती है। क्लियर। लेकिन आप ध्यान रखना, मैं या हम चुंबक की लंबाई को उसकी प्रभावकारी लंबाई लिखेंगे। अब क्योंकि इतने अल्प अंतर के चक्कर में हम कैलकुलेशन में उलझ जाएं, फिर वो फालतू के काम है। इसे ध्यान रखिएगा, अपन तो ज्यामितीय लंबाई को ही क्या लिखेंगे, प्रभावकारी लंबाई। तो इस पर प्रश्न नहीं उठने चाहिए। यहीं पे क्लियर कर दिया गया कि हालांकि ज्यामितीय लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है, प्रभावकारी लंबाई थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि चुंबकीय ध्रुव थोड़े से अंदर होते हैं। लेकिन मैं जब कोई डेरिवेशन वगैरह करूंगा तो मैं तो चुंबक की लंबाई को ही 12 लिखूंगा, मतलब उसी को प्रभावी लंबाई कहूंगा। तो बच्चों ये कुछ गुण हो चुके, कुछ बाकी हैं, है ना। कंटिन्यूशन में रहेगा इस चैप्टर में। 1-2 लेक्चर में ऐसी दिक्कत होगी, आगे तो हम भी कोशिश करेंगे कि आज की बात आज ही खत्म हो जाए ताकि कल से, पर अब इसका तो शुरुआत है, इसमें तो थोड़ा सा आप मैनेज करो, है ना। थैंक यू बच्चों।